नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हम सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई। आपको 10 मिनट में हम समझाएंगे भारत से दोस्ती और दुश्मनी का नतीजा क्या होता है। जो देश दोस्ती करेंगे उन देशों को मोदी का भी साथ मिलेगा और उनका भला भी होगा, लेकिन जो देश भारत से दुश्मनी करेंगे उनका अंजाम काफी बुरा होगा। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, रूस से लेकर ब्रिटेन तक चारों तरफ मोदी के चर्चे हैं। रफाल की तस्वीरें इंटरनेशनल हेडलाइन बनी, लेकिन आज हम रफाल की नहीं, पाकिस्तान और चीन में फैले रफालोफोबिया की बात करेंगे। मोदी फोबिया से तो जिनपिंग और इमरान खान पहले से ही परेशान थे, लेकिन भारत में रफाल की हैप्पी लैंडिंग से चीन और पाकिस्तान का मोराल कितना डाउन हुआ है, यह आपको दिखाएंगे। खबर जब दमदार होती है तभी तो हेडलाइन बनती है। इस वक्त पाकिस्तान से लेकर चीन तक, अमेरिका से लेकर फ्रांस तक सिर्फ 2 खबरें ट्रेंड कर रही हैं। पहली, राफेल फाइटर जेट्स का भारत आना, और दूसरी, प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली में बैठकर मॉरिशस की तरक्की वाला रिमोट बटन दबाना। मोदी के लिए हर एक फ्रेंड जरूरी होता है और वो एक बार कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। आज मॉरिशस गदगद है क्योंकि मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग की नींव भारत ने रखी थी और अब मोदी से मिले गिफ्ट को मॉरिशस ने सलाम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कैसे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर हमला किया, वो सुनने से पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ की बात सुनिए, वो भी हिंदी में। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। श्री मोदी जी, हमारा देश, हमारी जनता आपके समर्थन के लिए आभारी है। At the outset, I wish to heartily thank Prime Minister Shri Modi ji for demonstrating once again that Mauritius is very close to his heart. चीन और पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए मोदी ने हिंद महासागर में मौजूद देशों जैसे मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस को अपने पाले में लिया है, क्योंकि मोदी जानते हैं मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। रही बात चीन और पाकिस्तान की, तो सुनिए मोदी ने कैसे बिना नाम लिए दोनों को आईना दिखाया। इंडिया wants to develop and India wants to help others in their own development needs. Friends, India's approach to development is mainly human-centric. We want to work for the welfare of humanity. History has taught us that in the name of development partnerships, nations were forced into dependence partnerships. That is why our development cooperation does not come with any conditions. It is not influenced by political or commercial considerations. मोदी के अच्छे पड़ोसी भारत का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान से ईर्ष्या करने वाला चीन और पाकिस्तान राफेल की हेडलाइन बना रहा है। टीवी चैनल्स पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अपना सिर पकड़ के बैठे हैं, राफेल की ताकत पर डरी सहमी आवाज में डिबेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बाजवा चश्मा लगा के चाइनीज माल से बने डुप्लीकेट टैंक्स को निहार रहे हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं, पाकिस्तान का डर है। पाकिस्तान में राफेल का कितना खौफ चल रहा है, ये समझने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जब गरजता हुआ राफेल अंबाला पहुंचा था और सड़क पर खड़े लोगों ने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी थी। राफेल है भाई, पहला राफेल उतर गया। हेलो, हाँ आ गया, दूसरा आ गया, फिर दूसरा आ गया, ये दूसरा आ गया जी। ऑटो रिफिलिंग है ना इसमें। ये क्या बात है, क्या बात है भाई जी, क्या बात है। सैल्यूट सैल्यूट, प्राउड मोमेंट फॉर अस।
ही आएगा। सारे उतर रहे हैं, उतरे ना एक्चुअली उतरे ना चेतन जी। दिल्ली का रूट ही यही है भाई। और ये देखो जी, आप सारे देख रहे हो कि यहाँ पे एक खुशी का माहौल बना हुआ है। राफेल के आने से हिंदुस्तान खुश है। राफेल लड़ाकू विमान की भारत में हैप्पी लैंडिंग को 24 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इमरान खान, बाजवा और कुरैशी पिछले 24 घंटों से परेशान हैं और हर बीतते सेकंड के साथ राफेल राफेल कर रहे हैं, राफेल ही सोच रहे हैं। इसकी एक वजह ये हेडलाइंस है। द इंडिपेंडेंट ने लिखा, चीन से विवाद के बीच भारत के नए राफेल जेट्स भारत पहुंचे। गल्फ न्यूज ने छापा, 5 राफेल जेट भारत पहुंचे। इससे भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी में हुआ इजाफा। फ्रांस 24 ने हेडलाइन दी, द बर्ड्स हैव लैंडेड, और लिखा कि फ्रांस में बने राफेल जेट्स का भारत में स्वागत। बीबीसी ने राफेल की तस्वीर के साथ हेडलाइन छापी और लिखा, चीन में बॉर्डर टेंशन के बीच भारत को नए जेट्स मिले। सीएनएन ने लिखा, भारत को फ्रांस से नए राफेल फाइटर जेट्स मिले, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी। और अल जजीरा ने हेडलाइन दी कि 5 जेट्स का पहला बैच इंडियन एयरफोर्स के बेस पर उतरा। राफेल जब एक्शन में आएगा तो पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाएगा, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन इमरान एंड कंपनी तो इन राफेल को अंबाला में ही क्यों रखा गया? और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे इस वक्त खासी कशीदगी है, और अगर चाइना लद्दाख में एंटर ना होता तो इंडिया का पूरा एक प्रोग्राम था कि वो पाकिस्तान में पे एक छोटा मोटा अटैक करता। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अंबाला एयरबेस का इंतखाब किया। वहां पर पहले राफेल का जो पहला बैच है उसको वहां पर डायरेक्टली वहीं पर लैंड करवाया गया। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि राफेल के भारत आने से पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। दरअसल बात यह है कि राफेल की तस्वीरों ने बाजवा एंड कंपनी को हिला कर रख दिया है। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने जिस तरह से राफेल की सेफ लैंडिंग की खबर को कवर किया है, उससे भी पाकिस्तान में सबकी बेचैनी बढ़ गई है। और अब उस खबर की बात करते हैं जो सबसे बड़ी हेडलाइन है। हिंदुस्तान की नई शिक्षा नीति आ चुकी है, लेकिन इसे लेकर लोग बहुत कंफ्यूजन भी फैला रहे हैं। नई शिक्षा नीति से क्या बदला, कितना बदला, इसे डिटेल में समझिए। जैसे एक बात कही जा रही है कि अब 5वीं क्लास तक के बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है। एक लाइन में आपको समझाएं तो यह कहा गया है कि व्हेनेवर पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो, छोटे बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में ही हो, उन्हें बाइलिंगुअल तरीके से बातें समझाई जाएं। यानी ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो जाएगी और हिंदी ही हिंदी पढ़ाई जाएगी। हमने बहुत बारीकी से नई शिक्षा नीति के एक एक पॉइंट को पढ़ा और आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। आपके मन में जितने सवाल हैं उसका जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। सिर्फ 5 मिनट में आपको बहुत सरल शब्दों में देश की नई शिक्षा नीति की साफ तस्वीर पता चल जाएगी। मेरे जीवन में शिक्षा का भी, शिक्षकों का भी, संस्कार का भी उतना ही महत्व रहा है जितना मैं अनुभव में से अच्छी अच्छी चीजें पकड़ने लग गए। नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति की संपूर्ण व्याख्या और सटीक विश्लेषण आज हम करेंगे। एजुकेशन फील्ड में भारतीय छात्रों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली गेम चेंजर पॉलिसी का क, ख, ग आज बहुत ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टॉप प्रायोरिटी पढ़ाई है। 34 सालों से लटके न्यू इंडिया में नए एजुकेशन सिस्टम के नींव से निर्माण तक का नक्शा तैयार हो गया। पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब कुछ नए पैटर्न पर होगा। इसे आप नई शिक्षा नीति के एक एक चैप्टर को पढ़कर समझ सकते हैं। नई शिक्षा नीति का चैप्टर नंबर 1, 10+2 का सिस्टम खत्म, अब 5+3+3+4 का फॉर्मेट। यानी आपके बच्चों के बेसिक एजुकेशन का फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। नए फॉर्मेट में आपके बच्चे को इंटर तक की पढ़ाई 4 चरणों में पूरी करनी होगी, जो पुराने सिस्टम से एकदम अलग है। फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन एजुकेशन का होगा। शुरू के 5 साल में आपका बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में 3 साल पढ़ेगा और फिर क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई होगी। बदलाव यह होगा कि अब बच्चों पर बस्ते का बोझ हल्का होगा। पढ़ाई के लिए एक नया सिलेबस होगा, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ भरपूर खेलकूद और कैरिकुलम एक्टिविटी का मौका मिलेगा। सेकंड स्टेप की पढ़ाई क्लास 3 से 5 तक होगी, यानी प्रिपैरेटरी स्टेज।
इस स्टेप में बच्चों को प्रैक्टिकल के जरिए साइंस, मैथमेटिक्स और ड्राइंग का पाठ पढ़ाया जाएगा। बड़ा बदलाव यह है कि नई नीति के मुताबिक 5वीं क्लास तक के बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करवाई जाएगी। अब सिलेबस में अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को पढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा। तीसरा चरण मिडिल स्टेज का होगा। इसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक की पढ़ाई होगी। अब छठी से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। आपके बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से लोकल लेवल पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। 4th स्टेज क्लास 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें बहुत बड़ा चेंज है। अब तक 9वीं में बच्चों के लिए 3 स्ट्रीम का ऑप्शन था। आपके बच्चों को आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में एक चुनना होता था, लेकिन नई पॉलिसी में बच्चों को सब्जेक्ट चुनने की पूरी आजादी दी गई है। आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुन सकता है। साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हिस्ट्री को चुन सकता है। नई शिक्षा नीति में ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, पाणिनि, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, अनगिनत विद्वान उससे निकले थे। अगर इन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान और पर्याप्त मान लिया होता तो क्या दुनिया को राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, खगोल विज्ञान, शल्य चिकित्सा, गणित और व्याकरण के नियम मिल पाते क्या? आपने सेकेंडरी स्टेज तक की पढ़ाई के मुख्य बिंदुओं को समझ लिया होगा। अब आपको पढ़ाई के आगे की कहानी यानी परीक्षा और रिजल्ट के नए फॉर्मेट को बहुत गौर से सुनना होगा। सेमेस्टर वाइज होगी सेकेंडरी स्टेज की परीक्षा। अब तक 10वीं और 12वीं में वार्षिक परीक्षा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके बच्चों का एग्जाम सेमेस्टर के हिसाब से होगा। पहले बोर्ड की परीक्षाएं सालाना होती थी। स्टूडेंट फाइनल एग्जाम की तैयारी करते थे, लेकिन अब यह पैटर्न बदल गया है। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के एग्जाम सेमेस्टर पर आधारित होंगे। साल में 2 बार परीक्षा होगी। छात्रों को हर सेमेस्टर में पास करना होगा। सेमेस्टर के नंबर को जोड़कर ही फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी अब हायर एजुकेशन की तर्ज पर सेकेंडरी स्टेज का एग्जाम सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। छात्रों को पूरे साल किताबों में दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सेमेस्टर के नंबर पर ही फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। आपको यहां ध्यान रखना है कि नए एजुकेशन फॉर्मेट में रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ एग्जाम के नंबर मैटर नहीं करेंगे। स्टूडेंट का क्लास में बिहेवियर, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और तो और रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के बेस पर तैयार किया जाएगा। सरल शब्दों में समझें तो छात्रों के ज्ञान के साथ साथ संस्कारों को देखा जाएगा। इस सिस्टम में स्टूडेंट खुद को नंबर देगा, टीचर नंबर देंगे और स्टूडेंट के साथ पढ़ने वाले दूसरे स्टूडेंट भी नंबर देंगे। सब कुछ देखकर रिजल्ट आएगा। आपने परीक्षा और परिणाम की बारीकियों को समझ लिया होगा। यहां छात्रों के स्कूली एजुकेशन के बाद कॉलेज में दाखिले और ग्रेजुएशन का चैप्टर समझना जरूरी है। कॉलेज को कॉमन एग्जाम का ऑफर। हर साल 12वीं के बाद कॉलेज में छात्रों को दाखिला कट ऑफ लिस्ट के आधार पर होता है। अगर किसी के नंबर कम आए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, लेकिन नई शिक्षा नीति में छात्रों को बड़ा मौका मिला है। सभी छात्रों को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन। कॉलेज एडमिशन में मदद करेगा सीईई का नंबर। सीईई के नंबर 12वीं के नतीजों में जुड़ेंगे। छात्रों को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। कॉलेज में एडमिशन के बाद आगे की पढ़ाई अब पहले जैसी नहीं होगी। ग्रेजुएशन के फॉर्मेट को रिसेट किया गया है। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। ग्रेजुएशन फॉर्मेट में क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। सबसे पहले यह समझिए कि अब ग्रेजुएशन के कोर्स में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री 3-in-1 का सिस्टम बनाया गया है। इसे यूं समझिए कि अगर 3 या 4 साल के कोर्स में कोई छात्र ड्रॉप आउट हो किसी कारण के चलते, तो भी उसे पढ़ाई छोड़ने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। अगर 1 साल का कोर्स पूरा किया तो सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई के बाद कॉलेज छोड़ दिया तो डिप्लोमा, और अगर कोर्स पूरा किया तो छात्रों को डिग्री मिलेगी। अभी तक 3 साल में स्टूडेंट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते थे, लेकिन अब 4 साल का सिस्टम क्या है, ये डिटेल हम आपको बताते हैं। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और रिसर्च में नहीं जाना है। वहीं रिसर्च में जाने वाले स्टूडेंट को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे।
4 साल के इस कोर्स में स्कूल के छात्रों की तरह कॉलेज के छात्र भी अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। यही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है, जहां स्टूडेंट जब जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहें वो ऐसा कर सकेंगे, और जब वो ये पढ़ाई छोड़ना चाहेंगे तो ये काम आसानी से हो जाएगा। यहां एक बड़ी बात आपको और समझनी है, नई शिक्षा नीति में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। इसका इस्तेमाल स्टूडेंट क्रेडिट की तरह कर सकेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट ने अपने कोर्स को फुल कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अगर कभी वो अपना कोर्स फिर से दोबारा करना चाहेगा तो उसे फिर से शुरुआत नहीं करनी होगी। जहां तक वो पास हुआ है वहां तक के नंबर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रहेंगे, और जब कभी स्टूडेंट फाइनल डिग्री के लिए कोर्स करेगा तो नंबर ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। ये पूरा सिस्टम डिजिटल और ऑनलाइन होगा। शिक्षा नीति की सबसे बड़ी बात, स्कूल कॉलेजों की फीस पर लगाम। नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद मनमानी फीस वाला सिस्टम खत्म होगा। एक फीस का स्ट्रक्चर तय होगा और उसी के हिसाब से छात्रों से फीस वसूली जाएगी। आपको यहां समझना है कि नई शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब संसद से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। सही शिक्षा कितनी जरूरी है, इसका उदाहरण रामायण से भी मिलता है। श्री राम आदर्श पुत्र, आदर्श राजा के साथ साथ आदर्श विद्यार्थी भी थे। राम मंदिर के भूमि पूजन में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन आज अयोध्या से ऐसी खबर आई, इसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी, कयास लगाए जाने लगे, तो अफवाहों का बाजार काफी गर्म हो गया। राम मंदिर के एक पुजारी को कोरोना हुआ है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी के भूमि पूजन में कोई परिवर्तन आएगा? इसकी पूरी और बिल्कुल सटीक जानकारी इस रिपोर्ट में है। ये राम मंदिर के पुजारी प्रदीप दास हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूजा करा रहे हैं। पुजारी और योगी दोनों ने मास्क पहन रखा है। पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये तस्वीर 25 जुलाई की है। उस वक्त तक प्रदीप दास में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। राम जन्मभूमि मंदिर में 5 पुजारी हैं। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास हैं। 4 सहायक पुजारी हैं, जिसमें प्रदीप दास भी शामिल हैं। इनके अलावा मंदिर में राशन रखने वाले एक कोठारी, खाना बनाने वाले एक भंडारी, 2 सेवक और कई सफाई कर्मचारी भी हैं। कल राम जन्मभूमि से जुड़े 14 लोगों का टेस्ट कराया गया था, जिसमें 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव और 13 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई। अयोध्या में पहले 96 पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट हुआ था। इसमें सभी नेगेटिव निकले। इसके बाद 100 पुलिस वालों का टेस्ट हुआ, जिसमें 14 पॉजिटिव निकले। इनमें से 4 राम मंदिर के अंदर की सुरक्षा में हैं, जिनमें 3 फायर सर्विस के और 1 LIU का है। राम मंदिर के सहायक पुजारी प्रदीप दास को होम आइसोलेट और 14 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अब इनका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। उससे पहले राम मंदिर परिसर में कोरोना की दस्तक बहुत बड़ी खबर है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर राम मंदिर में कोरोना की एंट्री कैसे हुई? अयोध्या में राम मंदिर में कोरोना पहुंच गया। मंदिर में दर्शन करने के लिए पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इनकी तादाद काफी कम है। मंदिर में कोरोना कहां से आया, कैसे आया, कब आया, हमने इसकी पूरी तहकीकात की, हर पहलू की पड़ताल की। अयोध्या में भी कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, जिसके लिए दर्शन हॉस्पिटल को मुख्य कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, जो राम जन्मभूमि से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अयोध्या जिला अस्पताल में सिर्फ कोरोना टेस्ट किया जाता है। हालांकि वहां कोविड मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है। राम मंदिर में कोरोना की एंट्री के बाद भूमि पूजन पर भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन आपको बता दें कि भूमि पूजन का कार्यक्रम तय समय अनुसार होगा। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए भूमि पूजन होना है। हम लोग विराजमान रामलला के पुजारी हैं, और जो भूमि पूजन है वो उसके पंडित अलग हैं। उससे हम उसमें नहीं सम्मिलित हैं। अलग से आएंगे पंडित, अलग से उनका वो भूमि पूजन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के आने पर कुछ बनारस से आ रहे हैं, कुछ और जगह से आ रहे हैं। 5 अगस्त को अयोध्या कितनी अद्भुत मनमोहक नजर आएगी, इसकी ये छोटी सी झलक है। यह अयोध्या में दिवाली की पुरानी तस्वीर है, लेकिन इस बार जो दृश्य होगा वो इससे भी बहुत भव्य होगा।
क्योंकि 500 साल से राम मंदिर का इंतजार हो रहा था और आखिरकार इस इंतजार को अपनी मंजिल मिलने वाली है। भूमि पूजन की रात पूरे अयोध्या में लाखों दिए जलाए जाएंगे। दरवाजों पर, छतों पर, घाट पर राम भक्ति की रोशनी होगी। हजारों साल पहले जब भगवान राम वनवास से वापस लौटे थे, उस वक्त पहली बार अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। ऐसा दिव्य नजारा एक बार फिर देखने को मिलेगा। अयोध्या में लाखों दिए के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। जगह जगह दिए कलश बनाने का काम बेहद तेजी से चल रहा है। ये अयोध्या का जयसिंहपुर इलाका है और यहाँ पे घर घर दिए बनाने का काम चल रहा है। यहाँ 1.5 लाख दियों का ऑर्डर दिया गया है। कितने दिए आप बना रहे हैं इसमें से? 1.5 लाख। हम लोगों को बहुत खुशी है क्योंकि हमारा सबका धंधा भी चल रहा है और फिर ये अब साल में 2 दीपावली होगा तो हम लोग को बहुत खुशी है। दिए हैं और ये कलश हैं जो घर घर वहाँ सजाए जाएंगे। जितने अयोध्या के शिवालय हैं, जितने मंदिर हैं, जो घर हैं, घाट हैं, सब इन दीपक से जगमगाएंगे। तो पूरी तैयारी है अयोध्या को उस तरह से सजाने की जैसे त्रेता युग में जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे। जिस तरह से अयोध्या तब सजाई गई थी, घर घर दीपक जले थे, महिलाओं ने मंगल गीत गाया था, तो कुछ उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पे अयोध्या में दिखाने की तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर की खुशी से सिर्फ अयोध्या रोशन होगा, बल्कि ऐसी भव्य तस्वीर पूरे हिंदुस्तान की होगी। इस बीच सोशल मीडिया में एक मैसेज जबरदस्त वायरल है जिसमें हर किसी से 5 अगस्त को दिए जलाकर खुशी मनाने का निवेदन किया गया है। इस कार्ड में किसी संस्था का नाम नहीं लिखा है, बल्कि यह अपील राम भक्तों के नाम से जारी की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जिस गली, जिस सड़क पर आपकी नजर जाएगी, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक लम्हे के खुद साक्षी बनेंगे, भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री जब अयोध्या आएंगे तब उन्हें टीक वुड से बनी कोदंड राम और लव कुश की मूर्तियां दी जाएंगी। ये मूर्तियां कैसी होंगी, इनकी क्या खासियत होगी, इसकी डिटेल जानने के लिए हमारे संवाददाता टी राघवन बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर केंगरी पहुंचे। प्रधानमंत्री को दी जाने वाली मूर्तियों की पहली झलक आप एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इनके बारे में सिर्फ अब तक लोगों ने पढ़ा था। कोदंड राम और लव कुश की ये मूर्तियां पहली बार कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हैं। भगवान कोदंड राम की जो प्रतिमा भेंट की जाने वाली है उसकी पहली झलक हम आपको दिखाते हैं। ये भगवान कोदंड राम की प्रतिमा है। आप देखिए, इसकी ऊंचाई करीब 1.5 फीट है और ये टीक वुड से बनी है। इसे बनाया है दक्षिण भारत के ख्यात कलाकार एम राममूर्ति ने। इस कोदंड राम भगवान की प्रतिमा की विशेषता ये है कि ये दक्षिण भारत की विभिन्न कलाओं और परंपराओं का समागम है। भगवान राम के हाथ में एक धनुष आप यहाँ देख रहे हैं। इस धनुष की भी अपनी खास विशेषता है। इस प्रतिमा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लव और कुश की इस प्रतिमा को भी स्मृति के रूप में भेंट किया जाएगा। इस प्रतिमा की विशेषता देखिए, यहाँ पर लव और कुश नृत्य मुद्रा में नजर आ रहे हैं। शायद यही वो अंदाज है जो कलाकार राममूर्ति को बाकी कलाकारों से जुदा करता है। इन मूर्तियों को राष्ट्रीय अवार्ड सम्मानित शिल्पकार राममूर्ति बना रहे हैं। अयोध्या का वो भूमि पूजा टाइम में मेरा प्रधानमंत्री जी को देना बोल के वो बात सुनने के बाद मुझे तो बहुत खुश हो गया कि ऐसा हमारा काम उतना बड़ा जगह में जा रहा है। उधर रहता है बोलने से बहुत खुश हो रहा है मुझे। कहते हैं कोदंड वो धनुष है जिससे राम ने रावण का वध किया था। अयोध्या में भगवान राम का बाल रूप पूजा जाता है। मिथिला में दूल्हे राम, मध्य भारत में वनवासी राम को, तो दक्षिण भारत में भगवान राम की कोदंड स्वरूप पूजी जाती है। भगवान राम की ये मुद्रा रावण वध से पहले की है। अयोध्या में हनुमान मंदिर से लेकर राम जन्मभूमि तक पूरी तैयारी हो रही है। अयोध्या को सजाया जा रहा है। एक रंग पीले रंग से यहाँ पुताई चल रही है। और किस तरह की यहाँ पे तैयारी है, कैसे आप लोग स्वागत करेंगे उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हम लोग उनके लिए पलक पावड़ी बिछा करके उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और उनके स्वागत के लिए हम हृदय पुष्प को लेकर के उपस्थित रहेंगे। पे ये भी तैयारी चली कि उनको कोदंड राम की या लव कुश की मूर्ति देने की, जो साउथ में बनाई जा रही है। तो कोदंड राम की जो मुद्रा है, जो जिस वेश में भगवान राम उसमें है, उसका क्या महत्व है? जिस समय भगवान लंका विजय को जाने लगे, माँ भगवती सीता का दुराचारी रावण ने हरण किया। उसके बाद भगवान राम खोजते हुए संत जनों से मिले, तो अगस्त मुनि, वाल्मीकि आश्रम इत्यादि जो संत भगवान थे, जो जिनके पास उनकी अपनी शक्ति थी, उनके भजन का जो तप था, उस भजन का तप भगवान राम को समर्पित किया। उसी में अगस्त जी के द्वारा, अन्य संत जनों के द्वारा, जो लंका में भी, लंका के आसपास रह रहे थे, लंका में तो कोई संत रह नहीं सकता था, एक विभीषण रहता, तो भी किसी तरह से पूछा हनुमान जी ने, किस तरह से रहते हो? भगवान राम ने जब पूछा तो कहा कि प्रभु जिम दसनन में जीव विचारी, जिस तरह से 32 दांत के बीच में जिब्या निवास करती है, उसी तरह से मैं लंका में रहता हूँ। तो लंका में संत के रहने की कोई बात ही नहीं होती है। तो जो समुद्र तट पर पंचवटी के आसपास संत जन रहा करते थे, जिनके पास जो शक्ति थी, भगवान राम को समर्पित किया, जिससे इस दुष्ट से हमें निजात मिले। उसी में कोदंड भी भगवान को सौंपा गया, जो भगवान ने सदा धारण किया। पीएम मोदी को देने के लिए कोदंड राम की 3 फुट की और लव कुश की 1.5 फुट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। ये मूर्तियां 2-3 दिन में पूरी तैयार होकर अयोध्या पहुंच जाएंगी। और इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट लेने के लिए बिहार पुलिस ऑटो से उनके घर पहुंची है और करीब 55 मिनट से पूछताछ जारी है। अंकिता लोखंडे का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने पहले भी रिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे रिया चक्रवर्ती पर पुलिस का शक गहरा होता जा रहा है। इसलिए उनका स्टेटमेंट कई और बड़े खुलासे कर सकता है। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में जिस तरह हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे रिया चक्रवर्ती की मिस्ट्री हर घंटे के साथ और भी गहरी होती जा रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या रिया की हिस्ट्री में सुशांत के सुसाइड की कोई मिस्ट्री छिपी हुई है। इसे समझने के लिए हमने रिया चक्रवर्ती का प्रोफाइल खंगाला, उनके फ्लैशबैक में गए और वो तस्वीरें ढूंढी जब रिया पहली बार कैमरे पर आई थी। यकीन मानिए, रिया के भूतकाल वाले वीडियो और बातों से उनका फ्यूचर प्लान पूरी। रिया की प्रोफाइल को समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। इसके लिए आपको 11 साल पहले 2009 में जाना होगा, जब दुनिया ने पहली बार रिया को देखा था। नीचे आना पड़ेगा, who won? Yeah, sure. Nakshi, okay. And then Sanjana. I'm very bad. I'm very weak. I don't know. I'm very bad and very weak at something. Yeah, I'm bad. I'm weak. We'll be hot. 11 साल पहले रिया चक्रवर्ती ने MTV इंडियाज TVS स्कूटी टीन डिवा से अपने करियर की शुरुआत की थी। शो में रिया को जीत तो नहीं मिली, लेकिन सुर्खियां बहुत मिली। तब की रिया और आज की रिया में जमीन आसमान का फर्क है। लड़की डांस करती है तो उसका मूवमेंट लड़की जैसा होना चाहिए, एंड दैट यू हैड। थैंक यू। रिया ने फर्स्ट रनर अप से करियर की शुरुआत की और एक झटके में रनर अप से सीधे वीडियो जॉकी बन गए। MTV पर शोज होस्ट करने लगे। Riya, the random recipe of the day. Hey, you don't have to talk. This is my show. Yeah, you stop. Go on. Go on. I'm gonna edit that anyways. Okay, go on. Let's go. Hello everybody. Welcome to the chef with the big hat, the chef Riya's kitchen. और आज हम आपको बताएंगे आज की रेसिपी। शाहरुख खान। छोटे पर्दे पर जैसे ही रिया लाइमलाइट में आई, उसे कई शोज मिलने लगे। उस वक्त उसे और विजय आयुष्मान खुराना, जो आज एक स्टार हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। शाहरुख खान। I love you, Riya. संजय दत्त। I love you, Riya. धर्मेंद्र। I love you, Riya. अमिताभ बच्चन। I love you, Riya. शाहिद कपूर। कब से बोल रहा हूँ? I love you, Riya. Thank you. हिमेश। I love you, Riya. जेम्स बॉन्ड। I love you, Riya. संजीव कुमार। I love you, Riya. सुशांत की तरह ही रिया के सपने भी बड़े थे। वो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर जाना चाहती थी और इसी के बाद रिया ने फिल्मों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। साल 2012 में तेलुगु फिल्म तुनीगा तुनीगा की और इसके अगले साल यानी 2013 में उसने बॉलीवुड में कदम रखा और मेरे डैड की मारुति फिल्म में काम किया। ये वही साल था जब रिया और सुशांत की पहली मुलाकात हुई। ऐसा नहीं है कि रिया को बड़े बैनर्स की फिल्में नहीं मिली। उसने यशराज बैनर के तले भी काम किया, महेश भट्ट के साथ भी काम किया और जलेबी जैसी फिल्में भी की, लेकिन रिया को किसी भी फिल्म में बड़ी कामयाबी नहीं मिली। जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। अरे यार, इस खंडर के कोने में लैपटॉप चलाते चलाते बोर हो चुकी हूँ मैं। तुम्हें ये बातें मेलोड्रामा लगे या जो भी, लेकिन अगर मैंने ये फैमिली ये घर छोड़ दिया, मैं कभी तुम्हारा हो ही नहीं पाऊंगा। अगर तुम ये समझ सकती हो, हम तभी साथ खुश रह सकते हैं ना। अदरवाइज
मेरी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर जब बता पाऊँगी तो आप कॉल। थैंक यू। रिया का प्रोफेशनल करियर भले ही उसकी हर फिल्म के साथ फ्लॉप होता चला गया, लेकिन पर्सनल लाइफ में रिया सुशांत की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, उनके करीब आ चुकी थी और धीरे धीरे चक्रवर्ती फैमिली का कुछ ऐसा चक्कर चला कि बातों बातों में सुशांत ने एक वक्त में ये कह दिया था कि उनका बंगाल से कोई रिश्ता है। मौका फिल्म प्रमोशन का था, लेकिन इशारा शायद रिया की तरफ था। तो अभी मुझे लगता है कि मैं एक बंगाली हूँ। रिया की लाइफ सेट हो चुकी थी, एक कामयाब एक्टर उसकी जिंदगी में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या वाकई रिया दिल से ये रिश्ता निभा रही थी? रिया के बयानों को खंगालते हुए हमें उसका एक बयान मिला जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र कर रही थी, और सुनिए उसे लेकर उसके क्या विचार थे। Your first boyfriend? My first boyfriend was this damn sweet boy in school. I won't take his name now, maybe he's married and his wife might be upset. We were in 8th standard. We were not really like boyfriend, we used to just hold hands and eat ice cream together. And then one day I was leaving from the city, so I just said, okay now, he cried and I was like, why are you crying? Like, it's okay, I'm going. Like, you know, what is it? But I did speak to him. I actually bumped into him at IIT. And he came from the crowd and I was with some like guards and whatever, and they were stopping this guy and I'm like, 1 minute, and I saw him like full filmy type. And I spoke to him. But I was like, thank God I broke up with you, man. You don't look good anymore. Like, रिया सुशांत के करीब थी, लेकिन अक्सर अपने इंटरव्यू में कहा करती थी कि उन्हें कोई मेल अटेंशन नहीं मिलता। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? मुझे तो कोई मेल अटेंशन नहीं मिल रहा यार आजकल। I swear 1 साल हो गया यार। That was a while ago. Yeah. Okay. And they're my friends. If I can be hanging out with a guy, that doesn't mean he's giving me attention as anything else. रिया की पुरानी तस्वीरें, उसके पुराने वीडियोस देखकर और आज की रिया और उसकी बातें सुनकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये वही 11 साल पुरानी रिया है। बिहार पुलिस ने आज हर उस बैंक खाते की भी डिटेल खंगाली जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट था। पुलिस आज 3 बैंकों में गई, 3 बैंक मैनेजरों से पूछताछ की। इन बैंकों में सुशांत और रिया से जुड़े 5 अकाउंट्स देखे। पैसा कब और किसने ट्रांसफर किया, इसकी पूरी डिटेल बिहार पुलिस निकाल चुकी है। बिहार पुलिस मुंबई के 3 बैंकों में गई। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। जुहू से वर्सोवा, वर्सोवा से खार, खार से बांद्रा। पुलिस ने कोटक महिंद्रा बैंक में 1.5 घंटे तक पूछताछ की। HDFC और ICICI बैंक में करीब 1 घंटे तक रही। सबसे पहले पुलिस टीम टर्नर रोड पर मौजूद कोटक महिंद्रा बैंक पहुंची। इस बैंक से बिहार पुलिस के अधिकारी निशांत कुमार और केसर यासीन खालिद करीब 100 पन्नों के दस्तावेज के जेरोक्स कॉपी साथ ले आए। दोनों अधिकारी इसके बाद पाली हिल में मौजूद HDFC बैंक की ब्रांच में गए। बिहार पुलिस ने पाली हिल में ही मौजूद ICICI बैंक के ब्रांच से कागजात जुटाए। इन 3 बैंकों में 5 अकाउंट्स के बारे में पता चला है। पुलिस को यह भी पता चला है कि सारे बैंक अकाउंट्स सुशांत की लाइफ में रिया के आने के बाद ही खोले गए। बिहार पुलिस हर बैंक से 100 पेज की डिटेल, स्टेटमेंट, चेक की डिटेल्स और दूसरी चीजें अपने साथ ले गई। विवरेज रियल्टी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्रंट इंडिया की डिटेल भी शामिल है। ये दोनों कंपनियां सुशांत की थी, जिनमें रिया और उनके भाई डायरेक्टर थे। इन्हीं बैंकों में रिया चक्रवर्ती और उनकी मां का भी अकाउंट था। जब ये सारे अकाउंट्स खुले, उस तारीख से लेकर अब तक सारी डिटेल अपने साथ ले गए। सुशांत के अकाउंट से पैसे किस अकाउंट में भेजे गए, बिहार पुलिस के पास इसकी डिटेल मौजूद है। पैसे RTGS से ट्रांसफर हुए या NEFT से, पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है। सुबह से 2-2 के ग्रुप में ये बिहार की टीम डिवाइड हो चुकी थी। पहले ये बिहार की टीम जो है पुलिस की टीम जुहू गई, जुहू से वर्सोवा गई, वर्सोवा से ये टीम खार आई और खार से ये बांद्रा आई है। बांद्रा के टर्नर रोड पर कब किया गया, NEFT कब किया गया। सुशांत सिंह राजपूत क्या बैंक में खुद आते थे, क्या उनके मैनेजर आती थी, जो मैनेजर अलग अलग करीब 4 से 5 मैनेजर थे। कुछ मैनेजर आरोप है कि रिया जो चक्रवर्ती है वो यहाँ पर लेकर आई थी सुशांत सिंह से मिलाने के लिए। तो क्या रिया चक्रवर्ती जो मैनेजर लाई थी वो मैनेजर यहाँ पर आकर चेक और RTGS और NEFT करते थे, और ये किसके अकाउंट में किया गया है? ये
पैसा सुशांत का होता था, लेकिन फैसले रिया चक्रवर्ती करती थी। चांद पर घर बसाने का ख्वाब देखने वाले, तारों की बात करने वाले सुशांत किसी ऐसे पॉश सोसाइटी में घर लेना चाहते थे जहां स्विमिंग पूल और जिम हो, लेकिन आखिर में उन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग का फ्लैट चुना। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस घर में सुसाइड किया, उस घर के ब्रोकर सनी सिंह के हवाले से इंडिया टीवी की इन्वेस्टिगेशन में कुछ सनसनीखेज जानकारियां हाथ लगी हैं। सुशांत जिस फ्लैट में रहते थे उसे भी रिया ने ही चुना। फ्लैट के किराए की डील भी रिया ने खुद की। एडवांस डिपॉजिट, रेंट, सब कुछ रिया ने ही तय किया। बांद्रा में एक पुराने फ्लैट के लिए 4.5 लाख का किराया तय किया। यह किराया खुद रिया ने तय किया। सुशांत इस पूरी डील में चुपचाप रहते थे और अपनी कार में बैठे रहते थे। ब्रोकर सनी सिंह के लिए भी यह बात चौंकाने वाली थी कि एक पुराने मकान के लिए सुशांत इतना ज्यादा किराया दे रहे थे। और सुशांत से मैं 2 से 3 टाइम मिल चुका हूँ। हाँ, और ज़्यादातर रिया का ही वो था डिसीजन कि लाइक मैं ही फाइनल करूँगी जो भी फ्लैट हम लोग देख रहे हैं। एंड रिया मेरी अब पुरानी क्लाइंट है। एक दिन कॉल किया कि मैं और सुशांत हम लोग घर देख रहे हैं साथ में और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। सुशांत एकदम शांत रहते थे, कार में ही होते थे मोस्टली, एंड जो भी है वो फ्लैट देखना या बात करना रिया ही करती थी। ओल्ड बिल्डिंग में मैं शॉक्ड हो गया हूँ बिकॉज वो लोग जब सर्च कर रहे थे स्टार्ट में, सुशांत से भी क्या मेरी बात हुई थी, तो उनको एकदम अच्छी एमिनिटीज़ वाली मतलब सोसाइटी चाहिए थी जिसमें जिम हो, स्विमिंग पूल वगैरह हो। एंड मैं शॉक हो गया कि ऐसे एकदम ओल्ड बिल्डिंग में ये रेंज में काफ़ी अच्छे फ्लैट्स अवेलेबल थे। बट आई डोंट नो व्हाई उन लोगों ने ये फ्लैट्स सेलेक्ट किया। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया ने जो कंपनियां बनवाई उसमें अपने भाई को डायरेक्टर रखवाया। इस पर रिया की करीबी मैनेजर श्रुति मोदी ने विटनेस के तौर पर साइन किया। श्रुति मोदी ही रिया और श्रविक का सारा कामकाज देखती थी। बिहार पुलिस अब श्रुति से पूछताछ की तैयारी कर रही है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद।